गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट स्टेप देख लिया था जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर था, जिसमें ओर का हमने सांद्रण किया था। जैसे कि चावल होता है, चावल को पकाने से पहले उसमें कंकड़ पत्थर जो भी अशुद्धियाँ होती है उसको हम साफ़ करते हैं। उसी प्रकार से ओर को हम अशुद्ध को शुद्ध करते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर को फिर आगे कौन सा प्रोसेस कराते हैं, तो उसके लिए जो सेकेंड स्टेप होता है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि सेकेंड स्टेप कैसा होता है, और उसके बाद फिर हम थर्ड स्टेप भी बात करेंगे। बच्चों, फर्स्ट स्टेप में हमारा जो ओर था वो कॉन्सेंट्रेट हो चुका है, मीन्स उसकी जो इम्प्योरिटीज़ थी वो हट चुकी है, और जो है वो फ्री हो चुका है। तो अब हम सेकेंड स्टेप करेंगे जिसमें हम करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ ओर, यानी कि ओर का ऑक्सीकरण, अयस्क का ऑक्सीकरण, जिसमें हम मतलब कुछ ऐसा प्रोसेस करेंगे जिसमें ओर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए इट मीन्स कन्वर्टिंग कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। इसके लिए हम दो मेथड यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है कैल्सिनेशन, जिसे हम कहते हैं निस्तापन, और सेकंड है रोस्टिंग, जिसे हम कहते हैं भर्जन। तो इन दोनों स्टेप्स से हम ओर को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, जिससे हमारा जो ओर है वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन यानी निस्तापन इज़ हीटिंग ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर। ओर को एयर के एब्सेंस में जब हम हीट करेंगे तो वह ब्रेकअप हो जाएगा, टूट जाएगा वह। तो ओर को जब हम एब्सेंस में करते हैं एयर के तो वह मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और मेटल ऑक्साइड के साथ में उसमें रिस्पेक्टिव जो ऑक्साइड्स हैं वो भी बनते हैं। तो जितने भी कार्बोनेट ओर्स हैं उसके लिए हम इस सेकंड स्टेप में कैल्सिनेशन ही यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जिंक कार्बोनेट, यह कार्बोनेट का एक ओर है। जब हम इसका प्रोसेस कराते हैं कैल्सिनेशन का, एग्जांपल है ये जिंक कार्बोनेट का, जब प्रोसेस कराते हैं कैल्सिनेशन का, यानी कि इसे हम गर्म करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर, वायु की अनुपस्थिति में, तो यह जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इस प्रकार से यह कैल्सिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो हम कह सकते हैं कि कैल्सिनेशन वह प्रोसेस है जिसमें ओर वायु की अनुपस्थिति में मेटल ऑक्साइड और रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट को भी अगर हम वायु के अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इस प्रकार से यह कार्बोनेट ओर्स के लिए ही यूज़फुल है। सेकेंड मेथड हम देखते हैं रोस्टिंग, जिसे हम कहते हैं भर्जन। तो जो हीटिंग और इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ओर को जब एयर के प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो उससे हम मेटल ऑक्साइड प्राप्त करते हैं, और साथ में रिस्पेक्टिव ऑक्साइड भी हमको मिलता है। दिस इज़ यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। यह जो है सल्फाइड ओर के लिए ही यूज़फुल है, मतलब कि हम सल्फाइड ओर के लिए ही रोस्टिंग मेथड को यूज़ कर सकते हैं सेकेंड स्टेप में। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें इसका, तो सल्फाइड अयस्क की बात करते हैं तो जिंक ब्लेंड को ले लेते हैं, ZnS को। तो ZnS जो होता है जिंक ब्लेंड होता है, और अगर हम जिंक ब्लेंड को रोस्टिंग कराएं, यानी कि एयर के प्रेजेंस में अगर हम उसे गर्म करें तो हमें उसके ऑक्साइड प्राप्त होंगे, यानी कि जिंक ऑक्साइड, और साथ में जिंक ऑक्साइड के साथ में हमको रिस्पेक्टिव ऑक्साइड प्राप्त होगा जो कि सल्फर डाइऑक्साइड होगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से यह रोस्टिंग का प्रोसेस करता है, क्योंकि यह सल्फाइड ओर्स है और सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ होता है। सेकेंड अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो सेकेंड एग्जाम्पल है इसका HGS सिनेबार। सिनेबार को भी अगर हम वायु के प्रेजेंस में गर्म कराएं तो उसका ऑक्साइड और साथ में उसका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से सेकेंड स्टेप के लिए हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बॉक्साइड ओर्स की, Al2O3 बॉक्साइड ओर है जो कि कॉन्सेंट्रेट है, पहले ही हम इसको कॉन्सेंट्रेट कर चुके हैं। तो बॉक्साइड अयस्क जो है ना ही इसमें कैल्सिनेशन होगा और ना ही इसमें रोस्टिंग होगा। क्यों, आप सोच सकते हैं इसके बारे में? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका रोस्टिंग और कैल्सिनेशन इसलिए नहीं हो सकता, मतलब कि यह सेकेंड स्टेप इसमें लागू नहीं होगा, क्योंकि यह पहले से ही ऑक्साइड फॉर्म में है। और जब क्योंकि हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग ऑक्साइड फॉर्म में लाने के लिए ही करते हैं,
तो ये ऑक्साइड फॉर्म में ऑलरेडी है, इसलिए हम इसमें नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से सेकेंड स्टेप कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की, कि सेकेंड स्टेप में जो कंप्लीट हो चुका है वो थर्ड स्टेप में उसमें क्या होगा। थर्ड स्टेप है हमारे पास रिडक्शन, मीन्स अपचयन, धातुओं का अपचयन। अब क्योंकि सेकेंड स्टेप से हमें मेटल ऑक्साइड पहले ही प्राप्त हो चुका है, तो अब हम कुछ ऐसा प्रोसेस करेंगे जिसमें मेटल अलग हो जाए और ऑक्सीजन अलग हो जाए, जिसे हम रिडक्शन कहते हैं, अपचयन। रिडक्शन ऑफ मेटल, इट मीन्स कन्वर्टिंग मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल बाय यूजिंग वेरियस प्रोसेस। ऐसे अलग अलग प्रोसेस से हम मेटल ऑक्साइड से मेटल और ऑक्सीजन को अलग अलग करेंगे, जिसमें प्रोसेस है पहला हीटिंग, गर्म करना, सेकेंड है बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक का उपयोग करना, और तीसरा है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा प्रवाहित करके। तो इन तीनों स्टेप्स को हम करके कोई भी मेथड यूज़ करेंगे, रिजल्ट हमको एक ही मिलेगा कि मेटल ऑक्साइड से मेटल अलग होगा और ऑक्सीजन अलग होगा। बट किसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ पर डिपेंड करेगा। अब ये आपके सामने एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है जिसकी चर्चा हम पहले भी किसी टॉपिक्स पे कर चुके हैं। तो ये है कैसा, है ना, इसके बारे में समझते हैं। तो जो हाइड्रोजन के जितने भी नीचे होते हैं मेटल्स, वो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और जो ऊपर होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और जो बीच के होते हैं वो मिडिल वाले होते हैं। तो जो नीचे जितने भी लेस रिएक्टिव हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रोसेस हीटिंग का, और मिडिल के लिए हम यूज़ करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट का। मोस्टली हमारे पास कार्बन और एल्यूमिनियम ही यूज़ करते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, और जो सबसे ऊपर वाले मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रोसेस यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा प्रवाहित करके। तो अब हम इसका थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे एक एक करके कि तीनों स्टेप्स में कैसे तीनों जो प्रोसेस होता है वो कैसे कैसे होता है, हीटिंग का और रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके और इलेक्ट्रिक करंट का। तो इन तीनों के बारे में अब हम डिटेल में जानेंगे। हम इसके डिटेल में जाएं तो सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस है बाय हीटिंग का, गर्म करना, तो कौन कौन से मेटल्स में ये प्रोसेस यूज़ होता है। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर दोज मेटल्स दैट ले एट बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज़। ये उन मेटल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं जो सीरीज़ में सबसे नीचे होते हैं, मीन्स बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। इसको हम हीटिंग के प्रोसेस से तोड़ सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि मेटल ऑक्साइड को जब हम गर्म करेंगे तो वह मेटल अलग हो जाएगा और साथ में ऑक्सीजन अलग हो जाएगा टूटकर। इसके लिए हम जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, इन सब का यूज़ हम इसमें करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम मरकरी ऑक्साइड की बात करें तो मरकरी के ऑक्साइड को जब हम गर्म करते हैं तो मरकरी मेटल हमको अलग प्राप्त होता है और ऑक्सीजन अलग प्राप्त होता है। वैसे ही अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, जैसा कि आपको फिगर में। अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रोसेस की। सेकेंड प्रोसेस बाय यूज़ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दूसरे को रिड्यूस कर दे, वह खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। मोस्टली हम कार्बन और एल्युमिनियम जैसे रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। तो इनका रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ कहाँ पर होता है, तो मिड ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसके मिड में जितने भी मेटल्स होते हैं उनके लिए ये रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर दोज मेटल्स दैट ले इन मिड ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे अगर हम मेटल ऑक्साइड लें और उसमें कार्बन जो है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में लेंगे और प्रोसेस कराएंगे तो हमें प्राप्त होता है मेटल और साथ में उसके ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही अगर हम मेटल ऑक्साइड में एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करें तो हमको प्राप्त होता है मेटल के साथ में एल्युमिनियम का ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं आयरन के ऑक्साइड को। आयरन के ऑक्साइड के साथ में जब हम एल्युमिनियम का प्रोसेस कराते हैं तो हमें आयरन मेटल और साथ में एल्युमिनियम का ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस पूरे प्रोसेस को एक नाम दिया गया है जिसे कहते हैं थर्माइट रिएक्शन या थर्माइट अभिक्रिया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये वेल्डिंग में यूज़ होता है, जैसे रेलवे ट्रैक्स वगैरह होते हैं
उसको ज्वाइंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि ये जो रेलवे ट्रैक होता है ये लोहे का यानी कि आयरन का बना होता है, और जब ये टूट जाता है या कहीं से ब्रेक हो जाता है तो उसको ज्वाइंट करने के लिए एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। तो उस टाइम में जो एल्युमिनियम होता है रिड्यूसिंग एजेंट, वो खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है और ऑक्सीडाइज करके एल्युमिनियम के साथ में ऑक्साइड बना लेता है और आयरन को रिड्यूस कर देता है, जिससे कि यह प्रोसेस होता है और वेल्डिंग हो जाता है। लाइट वेल्डिंग को हम इस क्लिप के माध्यम से समझ सकते हैं कि रेलवे ट्रैक में जब जॉइंट होता है, टूट जाता है, तो किस प्रकार से जॉइंट किया जाता है। अभी चुप हो, तो अभी मैं टिल आएगा जैसे वो टिप करेगा। अभी आराम से देखो देखो आप दिख भी नहीं रहा। अब ये पूरा मटेरियल इसमें भर गया, चल के आएगा ना ये। अब हम लास्ट प्रोसेस की बात करते हैं, बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिक का मीनिंग होता है विद्युत करंट और लाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन।
तो इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक करंट पास करके किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना, और यह उन मेटल्स के लिए होता है जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप में होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर एलिमेंट्स दैट ऑकर ऑन द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। तो इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रक्रिया है उसको पढ़ने से पहले हम इसके ऑपरेटर्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रोलिसिस की पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे। तो इसका ऑपरेटस होता कैसे है, तो इसके ऑपरेटस में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, और इस सेल के अंदर में इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिसमें कि एक इलेक्ट्रोड प्लस सिरे से जुड़ा होता है और दूसरा इलेक्ट्रोड माइनस सिरे से जुड़ा होता है। तो इसके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो 2 पोल से जुड़े होते हैं, प्लस और माइनस से। तो जो निगेटिव पोल की तरफ जो जुड़ा होता है, निगेटिव पोल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है उसे कहते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव पोल की तरफ जुड़ा होता है उसे कहते हैं एनोड। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि जो पॉजिटिव पोल की तरफ से जुड़ा होता है उसे कहते हैं एनोड, और जो निगेटिव पोल की तरफ से जुड़ा होता है उसे कहते हैं कैथोड। और इसे एक सॉल्यूशन में डुबाया जाता है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये होता है सॉल्ट सॉल्यूशन जो कि विद्युत अपघट्य कहलाता है। इस विद्युत अपघट्य को जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो यह अपने रिस्पेक्टिव आयंस यानी कि पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस में टूट जाता है। तो जो पॉजिटिव आयंस होता है वो कैटायन कहलाता है और जो निगेटिव आयंस होता है वो एनायन कहलाता है। इस प्रकार से ये टूट जाता है। तो जो कैथोड होता है उसमें रिडक्शन का प्रोसेस होता है और एनोड में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। तो ये पूरे एपरेटस की जानकारी आपको दी गई है। अब इसके बाद आगे हम इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा प्रक्रिया देखेंगे कि वो किस टाइप का होता है। अब हम इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को समझते हैं। द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन द करंट इज पास्ड थ्रू इट। जब इलेक्ट्रोड्स जो कि करंट सप्लाई करता है वह डिसोसिएट हो जाता है तो वह अपने आयंस में टूट जाता है। जैसे कि ए बी है, वो इलेक्ट्रिक करंट जब पास हुआ तो अपने रिस्पेक्टिव आयंस ए पॉजिटिव और बी निगेटिव में टूट गया। इसमें हम इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो कैथोड होता है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और एनोड होता है दूसरा जो कि निगेटिव टर्मिनल होता है, और तीसरी चीज़ होती है इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य का विलयन, अ सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इनटू आयंस। एक ऐसा अपघट्य का विलयन होता है जो कि अपने आयंस में टूट जाता है। तो मेनली इसमें 3 चीज़ें होती है, कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट। द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड एज अ रिजल्ट वेरियस ऑब्जर्वेशन कैन बी सीन। आप देख पा रहे हैं कि जब ये इलेक्ट्रोड जब अपने आयंस में टूट जाता है तो वही केमिकल रिएक्शन करता है। इस प्रकार से हमने 3rd स्टेप भी जान लिया कि कैसे होता है करके। इस प्रकार हमने इस वीडियो में 2nd और 3rd स्टेप पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। अब 4th स्टेप के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे 4th प्रोसेस होगा जो कि लास्ट है और जिससे हमको मेटल प्राप्त होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।